हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आपका मैथ्स विद डीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी में चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी खासकर यूपी पीसीएस में साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। साइंस में देखें तो बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होता है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर, यानी कुल मिलाकर साइंस के वेटेज ज़्यादा होते हैं। तो इन सब में ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सापेक्षता का सिद्धांत, यानी किसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसमें हम बस इसका ऐसे ही इसको स्पीड में हम इसका डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें जो ऑप्शन है, कुछ ऑप्शंस को उठाया जाएगा जिसके बारे में पूरा फुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा सिंपल हो जाएगा, आइंस्टीन जी ने दिया था। आइंस्टीन जी ने रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, आइंस्टीन जी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया था। ठीक है, और इक्वल टू MC स्क्वायर फार्मूला भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो दो फैक्ट इनके लिए हो गया। ठीक, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे अच्छा हाँ, रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, दो थ्योरी को मिलाकर बना है, एक जनरल रिलेटिविटी एंड स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, ये दो थ्योरी को मिलाकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना है। बस आप इतना इसमें ध्यान दीजिए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं डाल्टन जी के बारे में। इन्होंने परमाणु सिद्धांत इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। डाल्टन जी ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और डाल्टन जी से पहले भी लगभग 400 BC पहले ही भारत के कुछ फिलोसफी वाले लोग और ग्रीक के ये लोग पहले ही एटम के बारे में बता दिए थे। और एटम को इन्होंने क्या बोला था, एटम का मतलब इन्होंने रखा था, यानी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब अनकटेबल, मतलब फिर इसको और ज़्यादा इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन डाल्टन जी ने इसको यानी साइंटिफिक बेस पर ये बताया कि साइंटिफिक बेस पर इन्होंने भी यही बताया कि हाँ वो अनकटेबल, मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, लेकिन डाल्टन से पहले ये साइंटिफिक बेस पर ये क्लियर नहीं था कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, इन्होंने डाल्टन जी ने इसको साइंटिफिक वे पर इस बात को प्रूफ किया। ठीक, अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये थ्योरी एग्जिस्ट है। ये भी थ्योरी आगे चलकर फेल हो गई। फिर एटम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ईंटा पर नाचे, ये याद रखिएगा, ईंटा इलेक्ट्रॉन थॉमसन, नाचे न्यूट्रॉन चैडविक, और पर यानी प्रोटॉन रदरफोर्ड। ठीक है, ये फार्मूला याद करिए, आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनके बारे में एकदम होल सोल डिस्कस प्रीवियस वीडियो में किया जा चुका है। ठीक है, इसमें बस वैसे ही थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की, जिसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। ठीक है, उसके बाद से केवेंडिश के बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। केवेंडिश जी ने हाइड्रोजन की खोज की। हाइड्रोजन की खोज किसने की? केवेंडिश जी ने की, लेकिन इन्होंने उसका नाम हाइड्रोजन नहीं रखा। हाइड्रोजन नाम रखने वाले वैज्ञानिक कोई और है, जो कि एंटोनी लेवॉइजियर है। ठीक है, एंटोनी लेवॉइजियर। ठीक, ओके, और हेनरी केवेंडिश जी ने हाइड्रोजन का क्या रखा, तो इन्होंने कहा था इनफ्लेमेबल एयर, यानी ज्वलनशील गैस इन्होंने रखा था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल की बात आती है तो नॉन मेटल हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल, अब यहाँ पर बात आती है कौन कौन से एलिमेंट नॉन मेटल है। ठीक है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब मैंने नहीं, प्रीवियस साइंटिस्ट ने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में इसको देखा गया है। क्या है? सॉलिड में भी मिलते हैं नॉन मेटल, लिक्विड में भी मिलते हैं नॉन मेटल, और गैस में भी मिलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो वैसे लिक्विड वाला आप लोग याद रखिएगा, ब्रोमीन। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक, अच्छा, सॉलिड में कौन कौन से हैं? तो कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, सेलेनियम है एंड आयोडीन है। तो ये कुछ एलिमेंट हैं जो किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
ओके, ग्लास में देखा सॉरी गैस में देखा जाए तो गैस में कौन कौन से है, तो खुद हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, जितने भी गैस आपके अगल बगल में एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो सब नॉन मेटल के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, रेडॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपने इन्वायरमेंट में कौन सा है जो नहीं, चलिए ठीक है, इसके बारे में बाद में बताते हैं, जो भी फैक्ट होगा अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग अब इसके आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से हैं? H1, देखिए यहाँ पर आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु भार अलग अलग हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं वो आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, जिसके परमाणु भार बराबर हो वो आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आइसोटोप की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, H1, H2, H3। ठीक है, यहाँ इसके लेग में 1 अगर लिखा होता, सब लेग में हर जगह 1 ही होगा, यहाँ पर नीचे 1 लिखा रहता है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर वाला परमाणु भार। यहाँ पर इसका अगर 1 लिखा होता तो यहाँ परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार। ठीक है, 3 इसका क्या है, परमाणु भार है। ठीक, इसी के बेस पर इसका नाम भी रखा गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसमें इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। अच्छा, किसी भी एटम के नाभिक यानी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलते हैं, लेकिन ये प्रोटियम में जो है इसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और ट्राइटियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये कैसे निकाला गया है, तो देखिए परमाणु भार जो होता है यानी एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मतलब या तो आप एटॉमिक नंबर कह लीजिए या तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कह लीजिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु भार बराबर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए परमाणु भार इसका 1 है। ठीक है, तो 1 है, इसका मतलब अब परमाणु भार का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन 0 हो गया तो परमाणु भार इसका 1 है, यानी प्रोटॉन इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर परमाणु भार 2 है, ठीक, तो परमाणु भार 2 है तो परमाणु भार की जगह 2 रख लेंगे, बराबर एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का तो उसका 1 रख लेंगे, प्लस न्यूट्रॉन, तो 2 में से 1 घटाएंगे। आप लोग उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, बिना लिखे समझाने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, चलिए बस आप ऐसे ही इसका 3 वो याद रखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।